नमस्कार साथियों, आज कानून के शासन पे बात होगी और लोकतंत्र में कानून के शासन का बहुत महत्व होता है। अक्सर हम लोग जब कानून के शासन की बात करते हैं तो जाहिर है कि हमारे जहन में ये बात आती है कि क्या कानून के अलावा भी किसी तरीके का शासन होता है, क्या गैर कानून संस्थाओं का भी कोई शासन होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। अगर आप राजतंत्र की बात करें, अगर आप अधिनायक तंत्र की बात करें, अगर आप गैर लोकतांत्रिक साम्यवादी व्यवस्थाओं की बात करें, अगर आप एरिस्टोक्रेसीज की बात करें, तो वहाँ पे कानून का शासन नहीं होता, बल्कि वहाँ पे व्यक्तियों का शासन होता है। लोकतंत्र में ही जनता का शासन होता है, और जब लोकतंत्र में जनता का शासन होता है तो वो भी तो एक प्रकार से मानव ही हैं। लेकिन वहाँ ये दिक्कत आ जाती है कि जब पूरी जनता से ये कहा जाता है कि आप शासन करिए, तो जनता एक बहुत बड़ा समूह होता है और उसके लिए ये संभव नहीं हो पाता कि वो शासन प्रत्यक्ष रूप से कर सके। छोटे छोटे जब पुलिस हुआ करते थे, छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे, तो वहाँ तो ये संभव हो सकता था कि लोग बैठ के शासन करें, लेकिन आज के बड़े बड़े लोकतंत्रों में ये संभव नहीं है। इसलिए आज जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि जाके कानून बनाते हैं और उन कानूनों के द्वारा हम अपने को शासित करते हैं, या शासन कानूनों के द्वारा होता है। तो लोकतंत्र में कानून के शासन की जब बात आती है तो वास्तव में उसका अर्थ होता है जनता का शासन, जनता के द्वारा बनाया गया शासन, के द्वारा बनाया गया कानून के द्वारा शासन। और जब कानून के इस पहलू की हम बारीकी से जांच करते हैं कि वास्तव में कानून का शासन वह शासन है जिसमें जनता के द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार शासन होता है, तो उसमें बहुत सारे उसके आयाम हमको समझने पड़ते हैं कि फिर वो जो कानून बनता है वो लागू कैसे होता है, उन कानूनों के उल्लंघन पर फिर दंड कैसे दिया जाता है, और ये तमाम पहलू उसमें आते हैं। तो आइए आज इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं संक्षेप में। लेकिन मूल रूप से अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कानून के शासन का संक्षेप में अगर आप अर्थ बताइए, तो हम यही कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र की वह व्यवस्था है, कानून का शासन, जिसमें कि सरकार से लेके अर्थात शासक से लेके और शासित तक, शासक और शासित के अलावा जितने भी लोग समाज में, जितने भी अभिकरण, जितने भी समुदाय, जितने भी व्यक्ति, जितने भी संस्थाएं समाज में होती हैं, वो सारी की सारी कानूनों के अनुसार ही संचालित होती हैं और उनकी अवज्ञा कोई नहीं कर सकता। उन सभी को अपने व्यवहार और कार्य कानून के अनुरूप ही रखने पड़ते हैं। तो जब एक ऐसी समाज में केवल कानूनों के आधार पर ही शासन की पूरी व्यवस्था संचालित होती है और उसमें किसी के वैयक्तिक अपनी इच्छा के अनुसार कोई कार्य न हो, शासक की इच्छा के अनुसार कार्य न हो, व्यक्ति की इच्छा के अनुसार कार्य न हो, बल्कि कानून की इच्छा के अनुसार कार्य हो, तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम कानून के शासन की संज्ञा देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक छोटा सा अगर उदाहरण दिया जाए कि मान लीजिए आप सड़क पे चले जा रहे हैं और आपके साथ अगर कोई सरकारी कर्मचारी या कोई गैर सरकारी कर्मचारी सड़क पे दुर्व्यवहार करता है, आपको जेल लेके चला जाता है, या आपके साथ कोई मारपीट करता है, या कोई आपके साथ और अनैतिक अत्याचार करता है, तो आपके पास रेमेडी क्या है, आप क्या करेंगे, कैसे आपको समाधान मिलेगा? तो अगर यह हो कि भाई किसी व्यक्ति का शासन है तो आपको उस व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा और तब जाके वहाँ पे आपको समाधान प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि नहीं कानून का शासन है, तो आप न्यायालय में जा सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमको कानून के शासन के अनुसार न्याय मिलने की संभावना है, और तब चाहे वो आप कहीं भी रह रहे हो, आपको किसी व्यक्ति के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, आप एक अभिकरण के पास जाते हैं जिसकी स्थापना कानून के शासन के संरक्षण के लिए की जाती है। अब जब कानून के शासन की बात होती है तो जाहिर है कि ये कानून है क्या चीज़, इस पर हम लोग शायद चर्चा भी कर भी चुके हैं और आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि भाई ये कानून क्या चीज़ होती है। लेकिन मूलतः यहाँ पे दो प्रकार के हम कानूनों की बात करते हैं। एक कानून तो वो होता है जिसको कि हम सर्वोच्च कानून कहते हैं, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और दूसरे वे कानून होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत बनाए गए होते हैं और जिनको कि हमारी संसद बनाती है, हमारी व्यवस्थापिका बनाती है। तो कानून हो या हमारा संविधान हो, इन दोनों के द्वारा निर्देशित व्यवस्था के अंदर जो कुछ भी घटना घटती है वो हमारा उत्तरदायित्व वही लेता है, वह संविधान ही लेता है, वो कानून ही लेता है। तो कानून या संविधान के निर्देशों के अनुसार, उनके आदेशों के अनुसार, उनके प्रावधानों के अनुसार पूरी शासन व्यवस्था का जो संचालन होता है उसी को हम कानून का शासन कहते हैं। अब ये जो कानून है ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो
सब्सटेंटिव पार्ट होता है कानून का, अर्थात तत्वतः कि कानून वास्तव में आपको क्या देता है, क्या संरक्षित करता है कानून। और दूसरा प्रक्रियात्मक रूप कानून होते हैं जो कि एक प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करके ही हमको न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं या कानूनों का पालन कराना सुनिश्चित करते हैं। तो ये दोनों ही प्रकार के कानून ऐसे होते हैं, सब्सटेंटिव कानून और प्रोसीजरल कानून, जो कि व्यक्ति के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, व्यक्ति एक तरफ हो और कोई समुदाय या समूह दूसरी तरफ हो, या दो समूहों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, या समूहों के बीच में और राज्य के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, अर्थात किसी भी प्रकार का सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट हो, कानून के प्रावधान ये बताते हैं कि उस कॉन्फ्लिक्ट का निपटारा किन सिद्धांतों के आधार पर होगा, कौन से ऐसे तत्वतः मूलतः नियम है, प्रावधान है, प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, जिनके आधार पे, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिनके आधार पे उनका निपटारा किया जाएगा। और दूसरा कि एक प्रक्रिया के द्वारा उनका निपटारा किया जाता है। जाहिर है कि हम जब न्यायालयों में जाते हैं तो न्यायालय इन दोनों ही बातों को सुनिश्चित करता है, क्योंकि न्यायालयों की ही संरचना की गई है कि वे ही कानूनों के अनुसार न्याय करेंगे या कानूनों के अनुसार जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं सोसाइटी में उनका निपटारा करेंगे। तो न्यायालय वे अभिकरण है जो कानूनों के द्वारा जो भी सब्सटेंटिव या जो भी प्रोसीजरल बातें प्रिस्क्राइब की गई हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए, उसके आधार पे उन कॉन्फ्लिक्ट्स का निपटारा करते हैं। ये वैल्यूज़ हमारे लिबरल पॉलिटिकल मॉरलिटी के वैल्यूज़ हो सकते हैं, जैसे जिसमें लिबर्टी है, राइट्स हैं, इक्वालिटी है, जस्टिस है, ह्यूमन राइट्स है, डेमोक्रेसी है, जो कुछ भी आपके वैल्यूज़ हैं संविधान में, वो सब लिखे होते हैं। उन वैल्यूज़ के आधार पे ही न्यायालय निर्णय लेते हैं संविधान के प्रावधानों के अनुसार। दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण ये है कि इस सारी जो कानून के शासन की जब बात होती है तो इसमें एक दिक्कत यह आ जाती है कि कानून के शासन की अवधारणा पर जूरिस्ट्स में, पॉलिटिशियंस में, एकेडमिशियंस में, कॉमन मैन में कोई मतैक्य नहीं है। सबकी भिन्न भिन्न अवधारणाएं हैं कि रूल ऑफ लॉ होता क्या है, उसकी अवधारणा क्या है। तो हम लोग उस अवधारणा के पक्ष में आज बहुत संक्षेप में हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन बेसिकली ये समझ लेंगे कि रूल ऑफ लॉ एक कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट है और हर जगह, हर सोसाइटी में उसकी एक ही मान्यता नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि रूल ऑफ लॉ जो कुछ भी है किसी समाज में, जो कुछ भी भारतीय समाज में, जो कुछ भी अमेरिका के समाज में, जो कुछ जापान के समाज में, किसी भी लोकतांत्रिक समाज में जो भी रूल ऑफ लॉ की अवधारणा है, उस रूल ऑफ लॉ का इन्फोर्समेंट करने के लिए जो एजेंसी होती है वो न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका के द्वारा ही उसका समाधान सुनिश्चित किया जा सकता है। अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि रूल ऑफ लॉ, इस अवधारणा की शुरुआत कहाँ से होगी। अगर हम ट्रेस करना चाहें तो वास्तव में जो राजनीति विज्ञान के छात्र हैं वो इस बात को ज़रूर जानते होंगे कि प्लेटो के समय से ही लॉ की बात होती रही है, रूल ऑफ लॉ की बात होती रही है। और प्लेटो ने तो जो अपनी पुस्तकें लिखी उसमें एक का नाम था द रिपब्लिक, दूसरे का नाम था द स्टेट्समैन और तीसरे का नाम था द लॉज। अर्थात प्लेटो ने तो अपनी किताब का नाम ही रखा था लॉज, और अरस्तु ने तो 158 कॉन्स्टिट्यूशंस का अध्ययन करके, अर्थात 158 सुप्रीम लॉज का अध्ययन करके उसने एक क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब किया था। तो रूल ऑफ लॉ या लॉ के प्रति जो चेतना थी, उसकी सुपीरियरिटी के प्रति जो लोगों की कॉन्शियसनेस थी, वो राइट फ्रॉम द फर्स्ट फिलोसोफर, फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट के समय से ही हमको दिखाई देती है। और आगे चल के हमको जितने भी थिंकर्स हैं उन सब में लॉ के बारे में कुछ ना कुछ अवधारणाएं मिली हैं, जिसमें कि मेजर जो लैंडमार्क्स हैं, जॉन लॉक है, मॉन्टेस्क्यू है, ए.वी. डाइसी हैं, जॉन रॉल्स हैं, और नाना प्रकार के असंख्य जो चिंतक हैं उन्होंने कानून के शासन के बारे में अपनी अवधारणाओं को प्रतिपादित किया है। हाँ, इसमें एक ज़रूर बात महत्वपूर्ण है कि इसमें जब भी कानून के शासन की बात कहीं भी होती है तो प्रोफेसर ए.वी. डाइसी का नाम ज़रूर आता है। और प्रोफेसर ए.वी. डाइसी ने कानून के शासन की या रूल ऑफ लॉ की 3 महत्वपूर्ण व्याख्याएं की हैं। उसको संक्षेप में समझते चलते हैं क्योंकि ये कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, डाइसीज फॉर्मुलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। डाइसी ने जो रूल ऑफ लॉ के अर्थ बताए हैं उसमें 3 अर्थ बताए हैं उन्होंने। पहला अर्थ बताया है कि नोबडी शैल बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ, अर्थात किसी को भी बिना कोई
कानून का उल्लंघन किए दंड नहीं दिया जा सकता। अर्थात ये नहीं कि राजा चाहे, साहब शासक चाहे तो उसको दंड दिया जाए। नो, अनलेस द लॉ इज डिस्प्लीज्ड विद यू। अगर कानून आपसे नाराज है, कानून कब नाराज होगा? जब आप कानून का उल्लंघन करेंगे। तो पहली शर्त रूल ऑफ लॉ की ये है कि आपको दंड तभी दिया जाएगा न्यायालय के द्वारा जबकि आपने किसी न किसी कानून का उल्लंघन किया होगा। दूसरी चीज कि कानून के द्वारा दंड सभी के लिए समान रूप से निर्धारित किया गया है। ये नहीं कि कोई ऊंच पैदा हुआ है, कोई नीच पैदा हुआ है, कोई रिच पैदा हुआ है, कोई पुअर पैदा हुआ है तो उसके लिए अलग अलग कानून में दंडात्मक व्यवस्था हो, नहीं, सबके लिए दंड की कॉमन व्यवस्था है, अर्थात इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहला सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और दूसरा इक्वालिटी ऑफ लॉ। और तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज है रूल ऑफ लॉ के बारे में, जो प्रोफेसर डाइसी ने फॉर्मुलेशन बताया, क्योंकि वो इंग्लैंड के थे, उन्होंने इंग्लैंड के एंगल से उसका फॉर्मुलेशन किया और उन्होंने ये बताया कि इंग्लैंड में जो भी संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं वो सारे के सारे कानून के शासन के द्वारा न्यायालयों की व्याख्या से निकले हैं। अर्थात एक प्रकार से देखा जाए तो प्रोफेसर डाइसी ने जो रूल ऑफ लॉ है उस रूल ऑफ लॉ को एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर रखा है। अर्थात उनके लिए रूल ऑफ लॉ वाज समथिंग व्हिच वाज द सोर्स ऑफ इवन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, व्हिच वाज द सोर्स ऑफ इवन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो इस प्रकार से कानून के शासन के प्रोफेसर डाइसी ने 3 अर्थ बताए हैं जिसको कि आपको ध्यान रखना चाहिए। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ। देखिए, रूल ऑफ लॉ तो अभी हम लोगों ने समझा ही कि कानून के अनुसार शासन किया जाए, और उस जब कानून के रूल ऑफ लॉ की बात होती है तो रूल ऑफ लॉ में ये खास बात है कि शासक और शासित और समाज के प्रत्येक व्यक्ति और सभी अभिकरण और समुदायों पे वो समान रूप से लागू होता है, वो प्रतिबंध लगाता है। ये रूल ऑफ लॉ में खास बात है। लेकिन जब फ्रेज यूज होता है रूल बाय लॉ, तो रूल बाय लॉ का मतलब ये होता है कि शासन तो कानून के अनुसार होगा, लेकिन हो सकता है कि उस शासन में वह कानून शासक पर न लागू होता हो। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण लेवियाथन है हॉब्स का। हॉब्स के बारे में सभी आप लोग जानते हैं कि उसने एक लेवियाथन की संरचना की थी जो कि संप्रभु था, और संप्रभु को लोगों ने सारे अपने नैसर्गिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार सौंप दिए थे और ये कहा था कि हाँ, हम सभी लोग आपके द्वारा निर्देशित होंगे कानूनों से, लेकिन लेवियाथन वाज अबव लॉ। अर्थात इस प्रकार से जो एक डिक्टेटर की कॉन्सेप्ट होती है, एक राजा की कॉन्सेप्ट होती है कि राजा कानून बनाता है, लोग उस कानूनों के द्वारा तो शासन होता है लेकिन वो कानून राजा पे लागू नहीं होता। लेवियाथन एक कानून तो बनाता है लेकिन लेवियाथन के ऊपर वो कानून लागू नहीं होता। तो द रूलर इज नॉट बाउंड बाय द लॉ। जब रूल बाय लॉ की बात होती है और रूल ऑफ लॉ की जब बात होती है तो उसमें जो शासक है वो भी उससे बंधा हुआ होता है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन जब लॉ इन्फोर्समेंट की बात आती है तो कानून के ऊपर भी कभी कभी सब्सटेंटिव और जो प्रोसीजरल दोनों चीज़ें हैं उस पर कुछ ना कुछ बंदिश, कुछ ना कुछ अवरोध जरूर अंकुश हमें लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें दोनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हैं। जैसे कि कानून जब बनता है कि व्हाट इज़ द सब्सटेंस ऑफ लॉ, जब हमारी संसद कानून बना रही होती है तो कानून का जो मसौदा होता है जिसमें कानून का तत्व निहित होता है वो भी आप देखते हैं कि वो एक सामान्य बहुमत से कभी पारित हो जाता है, कहीं ये 1 वोट से पारित हो जाए, 10 वोट से पारित हो जाए, 5 वोट से पारित हो जाए। तो ये जो एक कानून बनाने की प्रक्रिया है कि मेजॉरिटी से ही कानून बनता है लोकतंत्रों में, इसमें कभी कभी अगर वो मेजॉरिटी बहुत थिन, रेजर थिन मेजॉरिटी है तो उस कानून के पीछे हमको जनता की भावनाएं या जो पॉपुलर विल है या जिसको हम जनरल विल रूसो ने कहा था उसका अभाव सा दिखाई देता है, और ऐसे कानून वीक कानून होते हैं। जैसे अपने देश में शारदा एक्ट है कि लड़कियों की शादी एक सर्टेन एज के पहले नहीं होगी, लड़कों की शादी एक सर्टेन एज के पहले नहीं होगी। इट्स अ वीक लॉ। तमाम ऐसे मैरिजेस वायलेशन होते हैं। डावरी प्रोहिबिशन एक्ट, डावरी न लिया जाएगा न दिया जाएगा, डावरी ली भी जाती है, डावरी दी भी जाती है, वीक लॉ। तो ऐसे बहुत सारे कानून होते हैं जो कि बन तो जाते हैं लेकिन दे डोंट रिफ्लेक्ट द पॉपुलर ओपिनियन, दे डोंट रिफ्लेक्ट द जनरल विल, और इसलिए वो वीक लॉ माने जाते हैं। इसी प्रकार से कानूनों का जब
न्यायालय में निपटारा होता है, उसके द्वारा समाधान बनाए जाते हैं, तो वहाँ भी एक समस्या आती है। और वो समस्या ये आती है कि न्यायाधीश बहुत थिन बहुमत से जजमेंट देते हैं। कभी 5-4 के निर्णय होते हैं, कभी 4-3 के निर्णय होते हैं, कभी 3-2 के निर्णय होते हैं, कभी 2-1 के निर्णय होते हैं। तो इस प्रकार से न्यायालय में भी आप देखते हैं कि एक जज भी अगर इधर से उधर हो जाए तो कहीं निर्णय पलट जाए। और इसलिए ये नहीं समझ में आता कि जो वास्तव में, और अक्सर न्यायालय अपने निर्णयों को बदला करता है। ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि न्यायालय के निर्णय बदलते रहते हैं, ऐसा नहीं होता है एक न्यायालय ने निर्णय लिया आगे चल के उसको रिवर्स कर देता है वही न्यायालय। तो इससे ये भी जान रहा है कि जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है, अर्थात न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं, कानून के शासन की जो व्याख्या की जाती है या कानून के शासन के अनुसार जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन किया जाता है, उसके भी जस्ट होने में संदेह हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही रेजर थिन मेजॉरिटी से होता है। तो ये दोनों चीज़ें हमको अपने ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन बेसिकली जब कानून के शासन की बात होती है तो ये लोकतंत्र से, न्याय से, फेयरनेस से, इंक्लूसिवनेस से, जस्टिस से, ह्यूमन राइट्स से, तमाम जो लिबरल मॉरलिटी के कॉन्सेप्ट हैं, उन तमाम से ये चीज़ें एक प्रकार से बंधी हुई महसूस करती हैं। और हमें ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि जब भी रूल ऑफ लॉ की बात होती है तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, इन तमाम पूरे पैकेज के साथ वो बातें होती हैं। और भारतीय संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारतीय संदर्भ में तो रूल ऑफ लॉ को बहुत ही इन्फोर्स करने के लिए हमारे यहाँ आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू हैं कि अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सीधे सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हमको दिखाई देती हैं कि, और हमारे यहाँ तो बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें कि एडीएम जबलपुर है वर्सेस शिवकांत शुक्ला, या केशवानंद भारती केस, या मेनका गांधी केस, ये तमाम ऐसे केस हुए हैं जिसमें कि कोर्ट्स ने जो हमारे रूल ऑफ लॉ को एक प्रकार से एम्फसाइज किया है। और केशवानंद भारती केस में तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने रूल ऑफ लॉ को एक प्रकार से बेसिक स्ट्रक्चर थियरी माना है। तो बहुत ही सारे न्यायालयों ने रूल ऑफ लॉ को एक प्रकार से इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की आत्मा माना है कि अगर रूल ऑफ लॉ ही नहीं है आपकी डेमोक्रेसी में, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं हो जाता है। लेकिन हाँ, रूल ऑफ लॉ के कुछ सर्टेन पैरामीटर्स हैं जो कि रिक्वायर्ड है, अगर वो नहीं है तो रूल ऑफ लॉ आपका बेमानी हो जाता है। जैसे कि रूल ऑफ लॉ में यही एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि जनता कानून के अनुसार शासन करे, लेकिन जनता कानून के अनुसार शासन करे कैसे, जनता कानून के अनुसार व्यवहार करे, लेकिन जनता कानून के अनुसार व्यवहार करेगी कैसे अगर जनता को यही नहीं पता चलेगा कि वो कानून है क्या। तो कानून बहुत सिंपल होने चाहिए, सरल होने चाहिए, यूनिफॉर्म होने चाहिए और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होने चाहिए कि जनता को ये पता चल सके कि हाँ, इन कानूनों का जो स्वरूप है वो सरल है और उसका पालन करना जनता के लिए आसान हो जाता है। तो पहली चीज़ तो हमें ये समझना चाहिए। दूसरी चीज़, कानूनों में ये बहुत ज़रूरी है कि कानूनों में प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए, अर्थात हमको पता होना चाहिए कि कानून क्या है, उसके उल्लंघन से किस प्रकार के हमको दंड की संभावना बनती है। ऐसा नहीं कि हमको पता ही नहीं हो और हम कानून को जानते नहीं हो और हमको पता ही नहीं हो कि हम जो है इस कानून का, ये कानून है कि नहीं है तो इसका वायलेशन है तो क्या किस प्रकार के दंड मिलेंगे। तो कानून में ये स्पष्टता होनी चाहिए, सरलीकरण होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए कानून का प्रावधान का उल्लंघन करने से हमको किस प्रकार के दंडात्मक कार्रवाई हमारे विरुद्ध हो सकती है। और तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा दंड है वो सबको पता होना चाहिए कि चाहे वो किसी भी समाज के ओहदे पर हो, चाहे किसी भी पद पे हो, चाहे किसी भी सामाजिक स्टेटस पे हो, सबके लिए दंड की एक ही समान व्यवस्था होगी। ऐसा नहीं कि डिफरेंट सोशल कैटेगरीज के लोगों के लिए अलग अलग दंड की व्यवस्था होगी। लेकिन हाँ, और जितने भी कानून हैं उनके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि वो दे ऑल शुड बी सबऑर्डिनेटेड टू द सुप्रीम लॉ, दैट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी कानून संविधान के ऊपर नहीं हो सकता। और इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रायः कुछ कानून ऐसे होते हैं जो बन तो जाते हैं, लेकिन जब उस पर विवाद होता है, न्यायालय में जाते हैं, तो न्यायपालिका उस कानून को निरस्त कर देती है या उसके कुछ प्रावधानों को निरस्त कर देती है और कहती है कि ये इसमें लागू नहीं होगा।
लेकिन हाँ, इसके लिए न्यायालय को एक प्रकार से स्वतंत्रता होनी चाहिए और न्यायालय को ये कहने का अधिकार होना चाहिए कि ये कानून वास्तव में गैर संवैधानिक है। तो इसके लिए न्यायपालिका को जुडिशियल रिव्यू का अधिकार अवश्य होना चाहिए और न्यायपालिका जुडिशियल रिव्यू के अधिकार के द्वारा ही किसी कानून को ये देखती है कि वो कानून भी सही है कि नहीं। तो रूल ऑफ लॉ में केवल यही नहीं कि कानून के अनुसार शासन होना चाहिए और वो शासन शासित और शासक दोनों के लिए समान होना चाहिए, बल्कि रूल ऑफ लॉ में ये भी इम्प्लाइड है कि ये रूल ऑफ लॉ वास्तव में स्वयं वो लॉ भी अपने आप में फेयर, जस्ट और हमारे जो इथॉस है, डेमोक्रेटिक इथॉस है, उससे वो समरस होना चाहिए। तो इस प्रकार से रूल ऑफ लॉ पे प्राय चर्चाएं होती रहती हैं और इसकी कुछ जो एस्पेक्ट्स हैं उस पर हम लोगों ने चर्चा की। आशा है इसको आप लोग और पढ़ेंगे और इस पर अगर आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो शेयर करने की ज़रूर हमसे कृपा करिएगा। थैंक यू वेरी मच।